हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग डीपीएसपी कर रहे हैं। तो डीपीएसपी के बारे में बहुत सारी बातें हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ ऐसे डीपीएसपी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि मतलब बाद में ऐड किए गए हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स से ऐड किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो बाद में अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। देखते हैं अब इससे कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऐड किए गए थे। तो इससे ऐड किया गया है एक तो आर्टिकल 39 में 39 का एक एफ पार्ट ऐड किया गया था, और वो पार्ट क्या है? ये पार्ट है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि बच्चों को के लिए अपॉर्चुनिटीज़, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराना, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये हमारा आर्टिकल 39F में एफ से ऐड किया गया है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही एक आर्टिकल और ऐड किया गया है प्रिंसिपल, और वो कौन सा था? वो है आर्टिकल 39 का कैपिटल ए। ठीक है, जो बात करता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। फ्री लीगल एड जो है वो किसको प्रोवाइड करानी है? तो टू पुअर। ठीक है, तो आर्टिकल 39 का जो स्मॉल है कैपिटल ए है, ये याद रखना है, ये हमारे अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। ठीक है, जो कि 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। उसके बाद बात होती है, इसी में ही एक और आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 43 का कैपिटल ए। तो इसमें क्या है? ये बात करता है कि टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब ये बात करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन की, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन कहाँ पे? मैनेजमेंट। और ये कहाँ पे है? इंडस्ट्रीज़ में। क्योंकि पहले क्या था कि वर्कर्स की कंडीशंस, ऐसी वर्किंग कंडीशंस थी कि मतलब बहुत एक्सप्लॉयटेटिव, एंड जो वर्कर्स थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग है उसमें उनका कोई रोल नहीं होता था। लेकिन ये एक ऐसा प्रिंसिपल बनाया गया है, आर्टिकल 43A के अंडर ऐड किया गया था कि वर्कर की जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में उसको इंश्योर किया जाएगा। ठीक है, उसी से आगे चल के बहुत सारे एक्ट्स जैसे फैक्ट्री एक्ट हैं या मिनिमम वेजेस एक्ट हैं या माइंस एक्ट है, ये सब एक्ट में ये प्रोविज़न लाया गया था कि उनका जो पार्टिसिपेशन है वो मैनेजमेंट में इंश्योर किया जाए। ठीक है, इसके अलावा एक और है जो आर्टिकल है जो हमारे 42nd ही अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, वो है आर्टिकल 48 का ए, जो बात करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने की। ठीक है, तो ये क्या बात करता है? इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड। ठीक है, सेफ गार्ड वर्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ना कि जो मतलब कैपिटल ए वाले प्रोविजंस हैं, तो ये जो प्रोविजन हैं ये अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं और ये बाद में ऐड किए गए हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब इनैक्ट हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, उस टाइम पे ये नहीं थे। ठीक है, ये बाद में अमेंडमेंट करके ही ऐड किए गए हैं। इसके अलावा और भी प्रोविज़न हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं 44th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया था उससे क्या ऐड हुआ है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है आर्टिकल 38। 38 पहले से भी था, सिर्फ इसमें बात की गई थी कि इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने की, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन व्हाट सेंस, किस चीज़ में, तो इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, इन सब चीज़ों में जो है इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने की बात की गई थी। और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था आर्टिकल 38। ठीक है, 38 में, 38 नया नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ जो इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने की बात है वही की गई है इसमें। ठीक है, उसके अलावा जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2002 में, और इससे क्या ऐड किया गया है, इससे ऐड किया गया है आर्टिकल 45। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, और ये बात करता है चाइल्डहुड केयर की। ठीक है, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, ये कितने एज के बच्चों की बात करता है, ठीक है, कब तक की, अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 years। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप कि आर्टिकल 45 भी जो है वो हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है, जो कि बाद में आया है। इसके अलावा एक और है, वो है हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 का, और इससे क्या ऐड किया गया है, इससे ऐड किया गया है आर्टिकल 43 का बी, कैपिटल बी, आर्टिकल 43 का कैपिटल बी, जो बात करता है फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग या कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसको ऐसे याद रख लेना है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का आएगा कुछ भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी डीपीएसपी में, तो ये हमारा ऐड किया गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से। ठीक है, और ये किया गया है आर्टिकल 43 बी के अंडर ऐड। तो ये कुछ ऐसे नए प्रोविजंस हैं जो कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, बल्कि बाद में अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात होती है हमारे कहाँ पे, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में कहाँ पे, तो ये बात होती है आर्टिकल 39 का डी में। ठीक है, ये आर्टिकल 39 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ए बी सी डी जो भी हैं वो उसी टाइप से हम याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन इतना तो याद रखना ही है कि ये हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात जो है आर्टिकल 39 के डी में हो रही है। ठीक है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब किस में, तो फॉर मैन एंड वुमेन दोनों। ठीक है, तो ये हमारे जो है आर्टिकल 39 डी के अंडर डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट ही नहीं है, ड्यूटी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या असर्शन क्या है, सेक्युलरिज्म इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इन द सेंस दैट द स्टेट शुड बी न्यूट्रल टू द डिफरेंट रिलीजन्स। और इसका रीज़न क्या बता रहा है कि वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट्स दैट इट विल बी ए
part of the duty of the state to improve the breeds of the cattle and to stop the slaughter of cows and calves. तो इसका assertion जो है सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, सेक्युलरिज्म इज़ ए बेसिक फीचर, तो ये एकदम सही बात है, ये इसका बेसिक फीचर तो है ही सेक्युलरिज्म, जो कि कहाँ से इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये केशवानंद भारती केस बहुत फेमस केस है। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश की थी जो बेसिक फीचर्स हैं क्या क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा है टाइम, तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो भी सुप्रीम कोर्ट के आए हैं उसमें बेसिक फीचर को अलग अलग मतलब बताया गया है। लेकिन स्टार्टिंग में जो है केशवानंद भारती केस जो 1973 का है, उसी में ही कुछ बातों को बेसिक फीचर बताया गया था, जिसमें से सेक्युलरिज्म जो था वो एक था। ठीक है, तो असर्शन तो हमारा एकदम सही है। लेकिन जब हम रीज़न की बात करते हैं तो वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट्स दैट इट विल बी अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड स्टॉप द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स। तो ये हमारा DPSP है, और ये वाला जो है ये आता है हमारे आर्टिकल 48 में। ठीक है, तो DPSP है ये, लेकिन ये जो असर्शन है उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये मतलब सेक्युलरिज्म से इसका कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये इंडिविजुअली ट्रू हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका जो रीज़न है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड R आर इंडिविजुअली ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें हमें नोट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नोट को हम अंडरलाइन कर लेंगे। मैंने बहुत बार आप लोग को बताया है कि नोट वाले क्वेश्चन जो है वो गलत होने का चांस होता है, इसलिए ये बेटर है कि आप उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा DPSP नहीं है। ऑप्शन A है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत की बात तो DPSP में की ही गई है, कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 40 में। ठीक है, फिर है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने आपको पहले तो बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है, 44 में है ना, एक यूनिफॉर्म 44। ठीक है, लेकिन इसमें जो है बात होती है सिटीजन्स की ही, इसमें नॉन सिटीजन के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सिटीजन्स के लिए सिक्योर करना है, ना कि नॉन सिटीजन के लिए। तो यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा कि नॉट ए DPSP। हाँ, पर हम लोग आगे का भी देख लेते हैं। क्या बात हो रही है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये वाला जो है ये भी हमारा DPSP है। कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 41 के अंदर। ठीक है, अगला है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये भी हमारा DPSP है, जो है आर्टिकल 43A के अंडर। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो कि हमारा ऐड भी हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बॉडी द सोशल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है DPSP को किसने बोला है, मैंने आपको लास्ट जो हम डिस्कशन किए थे उसमें बताया भी था कि ऐसे स्टेटमेंट्स पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको किसने बोला है, ये भी मैंने आपको बताया था, आप लोग को याद ही होगा। तो ये बोला था ग्रैनविल ऑस्टेन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टेन। ठीक है,
एविडाइसी ने नहीं बोला था, क्योंकि एविडाइसी जो हमें पता ही है मेनली वो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है। ये वाली थ्योरी उन्होंने दी थी रूल ऑफ लॉ की। B.R. अम्बेडकर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट ही हैं, ठीक है, आपको पता ही है। और K.C. वियरे हैं, तो K.C. वियरे ने फेडरलिज्म के बारे में बोला है, जो हम आगे जब करेंगे ये वाला टॉपिक तो देख लेंगे कि इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो ऐसे थिंकर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि किसने जो है क्या क्या बोला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो मेनली जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात हमारी होती है कहाँ पे? DPSP में। और DPSP में कहाँ? DPSP में आर्टिकल 51 के अंडर, ठीक है, जो बात करता है टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, DPSP क्या? आर्टिकल 51। आर्टिकल भी याद रखना है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कहाँ की गई है, तो ये है आर्टिकल 51 पार्ट 4 DPSP में, ठीक है। चलिए ये तो इजी था क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें हमसे करेक्ट से स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, करेक्ट पूछे जा रहे हैं। इस बार हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या बोलता है? 42nd अमेंडमेंट to the Constitution of India gave primacy to directive principles over fundamental right, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था 42nd अमेंडमेंट में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इसने क्या किया था, जो हमारा आर्टिकल 31C है उसमें अमेंडमेंट किया था, और क्या बोला था कि सारे DPSP जितने भी हैं वो उनको प्राइमेसी मिलेगी ओवर क्या? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है। मतलब कि DPSP को ऊपर रखा जाएगा और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी, और कौन से फंडामेंटल राइट के से ऊपर रखा जाएगा? तो 14 एंड 19 से ऊपर पूरे ही फंडामेंटल राइट्स को रखा जाएगा। लेकिन हाँ, बाद में क्या हुआ, जो मिनर्वा मिल्स केस आया उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है, और इसको बोला गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और एक बैलेंस इन दोनों में बनाया गया है, ठीक है, कि जो है DPSP और फंडामेंटल राइट जो है ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और इन दोनों के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, तो बैलेंस की बात की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है हमारा। सेकंड भी मैंने आपको बताया मिनर्वा मिल केस में ये जो चेंजेस हुए थे 42nd अमेंडमेंट से, इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला कि फंडामेंटल राइट मतलब पार्ट 3 एंड DPSP पार्ट 4 जो है इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट 3 क्या है? स्टेटमेंट 3 है नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू of the working of the constitution has recommended that directive principles be made justiciable। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, क्योंकि नेशनल कमीशन जो है टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने ऐसा नहीं बोला था, फुली जस्टिसेबल बनाने के लिए नहीं बोला था। इन्होंने बात की थी प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन की, ठीक है। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन मतलब कि जो भी DPSP हैं उनको जो स्लोली हमें इन्फोर्सेबल या स्लोली उनको ध्यान में रखते हुए अपना पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। कुछ ऐसे लेजिस्लेशन लाने चाहिए, लेकिन इनकी इन्फोर्सेबिलिटी की बात इन्होंने नहीं करी थी। तो हमारा स्टेटमेंट जो थर्ड है वो रॉन्ग है।
तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या असर्शन है कि लॉज कवर्ड अंडर आर्टिकल 39B and C हैव बीन गिवन प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, और रीज़न क्या दे रहा है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो रिगार्डेड रिलेवेंट फॉर कंसिडरिंग व्हाट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि आर्टिकल जो 31C है उसमें बोला गया है, ठीक है, कि जो ऐसे लॉज जो DPSP के आर्टिकल 39B और 39C इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जाएंगे, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। किस बेस पे कि वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर रहे हैं। कौन से आर्टिकल को? 14 एंड 19 को वायलेट कर रहे हैं। इस बेसिस पे इनको जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 39B और 39C हैं क्या? तो 39B जो है ये बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। ठीक है, और आर्टिकल 39C जो है वो बात करता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब ये इसको जैसे सी को याद रखना है तो सी से कंसंट्रेशन है ना, तो ये सी और सी को याद कर लेंगे आप कि ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है इन फ्यू हैंड्स, इसको प्रिवेंट करने की बात करता है। और बी बात करता है कि वेल्थ, बी से वेल्थ की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इन दोनों प्रोविजंस को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाया गया है एज पर आर्टिकल 31C, तो वैसा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है ये कह के कि ये आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर रहा है। तो ये हमारा असर्शन है। तो और इसका रीज़न क्या दे रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ऑल्सो रिगार्डेड रिलेवेंट फॉर कंसिडरिंग व्हाट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि DPSP जो है वो गवर्नेंस या फिर एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल है जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं। मतलब रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19 के लिए वो 19(2) में ऑलरेडी दी ही गई हैं। तो जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हालांकि हाँ, इसको आर्टिकल 19 को मतलब ये उनकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को हम इंटरप्रेट करने के लिए हालांकि यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उनको उतना एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो जो इसका सेंस है वो बन रहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 19 है उनको मतलब कंसिडर किया जा सकता है DPSP को एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये दोनों अलग हैं। जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इनमें भी हमें ये बताना है कि कौन सा DPSP है। ठीक है, द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। तो ये तो DPSP नहीं है, ये हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटी में। फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी जो आती है आर्टिकल 51 का H के अंडर। ठीक है, तो ये हमारा DPSP नहीं है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इंडिया।
ये सही है, ये हमारा डीपीएसपी है जो आता है आर्टिकल 44 के अंडर। ठीक है। द स्टेट शैल ट्राई टू डेवलप पॉपुलेशन पॉलिसी एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इसके बारे में तो बात नहीं की गई है डीपीएसपी में। एंड द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू प्रमोट टूरिज्म, तो ये इसकी भी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल। तो ये तो हमें पता ही है किस लिए ये फंडामेंटल है, और ये कहाँ बताया गया है। ये बताया गया है हमारे आर्टिकल 37 में कि दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास, नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, नहीं, ये भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये भी नहीं है। गवर्नेंस ऑफ स्टेट, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हमारे डीपीएसपी हैं वो फंडामेंटल हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, हालांकि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब उसके लिए मतलब जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, दे आर नॉट जस्टिशिएबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है असर्शन? एनी इंडिविजुअल अफेक्टेड ड्यू टू द वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट मूव टू द कोर्ट। ये बात सही है, क्योंकि दे आर नॉन जस्टिशिएबल। अभी मैंने आपको बताया नॉन जस्टिशिएबल हैं, आप उसके लिए इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट मूव टू द कोर्ट, तो असर्शन हमारा सही है। रीज़न क्या दे रहा है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल, सही दे रहा है रीज़न भी, और यही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। रीज़न क्योंकि आर्टिकल 37 में दिया गया है कि दे आर नॉन मतलब उसकी सेंसेस में ये दिया गया है कि वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो दे आर नॉट जस्टिशिएबल मतलब कि इंडिविजुअल जो है वो दे कैन नॉट अप्रोच टू कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इंडिविजुअली ट्रू हैं, और रीज़न इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्या क्वेश्चन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इनका इन सेंस कि जैसे क्या हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, तो बहुत सारे इशू उठ के आए कि डीपीएसपी चूँकि दे आर इन्फोर्सेबल नहीं थे, और फिर भी मतलब उसके लिए लॉज बन रहे थे, तो कोर्ट में लोग जाने लगे तो दिक्कत होने लगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट केस आया, क्या? चंपाकम दोराई राइजन केस। तो इसमें क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट हैं वो प्रिवेल करेंगे डीपीएसपी पे। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने इसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको ला दिया, और बोला कि इसको जो है मतलब फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी इसके जो अमेंडमेंट से इनको चेंज कर दिया। ठीक है, और बोला कि डीपीएसपी प्रिवेल करेंगे। लेकिन फिर से जो है उसके बाद फिर से 25th अमेंडमेंट आया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें क्या बोला गया कि जो आर्टिकल 37C इंसर्ट किया गया, और बोला गया कि जो डीपीएसपी जो है आर्टिकल 39B और 39C
में आते हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाए गए हैं तो वो प्रिवेल करेंगे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी अगेंस्ट आर्टिकल कौन से 14 एंड 19। ठीक है, और उसके बाद हमारा 42nd अमेंडमेंट से क्या हुआ, बोला गया कि डीपीएसपी, सारे डीपीएसपी को ऊपर रखा जाएगा आर्टिकल 14 और 19 से। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आया हमारा मिनर्वा मिल्स केस, और मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया कि ऐसा नहीं है, दोनों ही जो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी हैं दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर हैं और ये एक दूसरे को ओवर राइड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमारा मतलब ये इन दोनों के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। तो मिनर्वा मिल्स केस में बैलेंस की बात की गई। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट इन एनी केस। ऐसा नहीं है, जो कि ये 42nd अमेंडमेंट से या ये आर्टिकल 39B एंड C को जो प्रायोरिटी मिली है वो अभी भी है, उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया गया है। हाँ, ये इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है कि सारे डीपीएसपी को जो है प्रायोरिटी मिलेगी या प्रिवेल करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए तो रोंग है। फिर इस बी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट। तो ऑलवेज नहीं मिलता है, इन सम केसेस मिलता है, तो ये भी रोंग है। फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी हमेशा नहीं मिलती है, इन सम केसेस मिलती है। तो ऑलवेज आ गया, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी रोंग हो गया हमारा। अगला क्या है, इन सम केसेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट। तो ये सही है, इन सम केसेस की बात हो रही है, मतलब आर्टिकल 39B और C हम देखे ही, और कौन से फंडामेंटल राइट हो गए 14 एंड 19। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू वर्क इन इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो राइट टू वर्क जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आता है आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ठीक है, हाँ, बट राइट टू वर्क के लिए कुछ स्टैट्यूटरी बैकिंग हैं, जैसे कि MG नरेगा था पहले जो बन गया अभी BBG राम जी। तो ये सब जो हैं ये लॉज हैं जो राइट टू वर्क को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज़ द assertion है, it is the legal and constitutional duty of the state to provide legal aid to poor। ठीक है, तो ये सही बात है, क्योंकि जो ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 39A के अंडर जो बात करता है फ्री लीगल एड टू पुअर की। ठीक है, और क्या बात करता है कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि जो है जस्टिस जो है, जस्टिस की अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले सबको, और इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे उसको डिनाई ना किया जाए। तो इसलिए उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए टू द पुअर। ठीक है, तो ये असर्शन हमारा तो ठीक है। रीज़न देखते हैं, नो वन शैल बी डिनाइड जस्टिस बाय द रीज़न ऑफ हिज पॉवर्टी। तो ये एकदम सही बात है, ये काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है अंडर DPSP कि भाई कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अगर वो गरीब है, ठीक है, या मतलब किसी भी टाइप की उसको डिसेबिलिटी है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसकी वजह से उस ऐसा नहीं है कि उसको जस्टिस ना मिले, जस्टिस को उसको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और इसके लिए ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करे। तो जो भी ऐसे नालसा है या सालसा है, ये सब जो है ये
इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट अमेंडेबल, not enforceable by any court, fundamental in the governance of any country। तो ऐसी बात नहीं है कि अमेंडेबल नहीं है, अमेंडेबल तो है ही, हमने देखा ही 42nd अमेंडमेंट हुआ है जो, उससे फिर 44 अमेंडमेंट से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बहुत सारे, जैसे आर्टिकल 39A, 43A, 48A सब ऐड किए गए हैं। तो ये हमारा तो सही नहीं है, दे आर अमेंडेबल। ठीक है, नोट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, ये सही है, दे आर नोट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, दे आर नोट जस्टिसेबल बाई कोर्ट, दिट इज सेड इन आर्टिकल 37 कि अगर आपके DPSP की वायलेशन होती है तो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये भी सही है, और ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया भी गया है आर्टिकल 37 में। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ईयर 1950 एज। तो जो ये क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे ना, ये मतलब गवर्नर्स के लिए काइंड ऑफ गाइडलाइन थे। ठीक है, जो भी गवर्नर या गवर्नर जनरल थे उनके लिए गाइडलाइन थे कि भाई इनको ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसीज़ बनानी है, और ये नॉन जस्टिशिएबल थे। बट 1950 के बाद इनको ऐड कहाँ किया गया, पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या, कैसे, एज ए DPSP। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट, नॉट ए करेक्ट पूछ रहा है, नॉट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्या है इसमें दिया गया, द ऑप्शन ए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो ये सही है, ये तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन ही है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये हमें आर्टिकल 37 में से पता है। बी ऑप्शन क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव ए पॉलिटिकल सैंक्शन, ये भी सही है, क्योंकि भले ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है लेकिन गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल है इनके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज़ बनानी है इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही बनानी होती हैं, तो ये भी करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डिक्लेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर स्टेट लेजिस्लेशन, ये भी सही है, क्योंकि ये जैसे लॉ मेकिंग के लिए एज ए गाइड बनाते हैं, गाइड बनते हैं, मतलब इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ही लॉ बनाना होता है। ठीक है, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है लॉ मेकिंग के लिए, तो ये भी करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। लास्ट क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रॉमिस इक्वल इनकम एंड फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल इंडियंस। तो इक्वल इनकम एंड फ्री हेल्थ केयर की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, तो ये ऐसा कोई इक्वल इनकम को गारंटी नहीं करते हैं। हाँ, इनइक्वालिटीज रिडक्शन की बात ज़रूर हुई है। ठीक है, और जैसे आर्टिकल 47 में पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की भी बात हुई है, बट ये एब्सोल्यूटली ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करते हैं कि भाई इक्वल इनकम होगी या यूनिवर्सली फ्री हेल्थ प्रोवाइड कराई जाएगी, ऐसा कुछ बात नहीं इसमें किया गया है। तो यही इसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड। तो ये आर्टिकल 46 जो है वो
फ्री लीगल एड की बात नहीं करता है। फ्री लीगल एड की बात की गई है आर्टिकल 39A में, ठीक है। और आर्टिकल जो 46 है वो बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs and STs एंड वीकर सेक्शन, ठीक है। तो आर्टिकल 46 जो है वो बात करता है कि जो भी SCs या STs या जो भी वीकर सेक्शन है उनका जो एजुकेशन है और उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारने की बात करता है, ठीक है। और फ्री लीगल एड की बात जो है जो पुअर को, वो है आर्टिकल 39A। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है जो तो सही नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। अगला देख लेते हैं। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। यूनिफॉर्म 4 यूनिफॉर्म हुआ, तो ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो कॉटेज इंडस्ट्री की बात कहाँ होती है? कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही है आर्टिकल 43 में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, दोनों ही रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे आज के ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप DPSP आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से DPSP के आर्टिकल्स को आप मेमोराइज़ करिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे DPSP। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो DPSP के आर्टिकल्स हैं और इसके कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये PT में, इवन मेंस में भी इसका क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ PT में तो आता ही आता है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल श्योर सक्सेस वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।